जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने यूनियन बजट कंप्लीट कर लिया था और उस वीडियो को भी शॉर्ट रखा गया था और इस वीडियो को भी शॉर्ट रखेंगे क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो शॉर्ट रखने का सिर्फ एक ही एम है कि भाई अगर आपको सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे आपको फटाफट रिवाइज करना है तो यू कैन ओपन दिस वीडियो एंड जस्ट रिवाइज इट इन आई गेस 10 minutes और समथिंग। तो थोड़ा सा इजी गोइंग हो जाता है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा कंटेंट एक वीडियो में कवर किया जाए या वीडियो लेंथी बनाया जाए तो वो सजेशंस भी मान्य होंगे। बस आप कमेंट बॉक्स में एक बार मेंशन कर दीजिए कि हाउ काइंड ऑफ वीडियोस डू यू वांट, राइट? तो उस हिसाब से फिर आगे के वीडियोस को कवर किया जाएगा। तो अभी विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं विद इकोनॉमिक सर्वे। तो भाई इकोनॉमिक सर्वे के लिए कुछ सबसे पहले बहुत ही बेसिक पॉइंट्स कुछ पूछे जाते थे एग्जाम्स में, अभी भी पूछे जाते हैं। अभी बस ये डिफरेंस हो गया है कि हम मल्टीपल ऑप्शंस उसमें डाल देते हैं, बट पहले सिंगल वन वर्ड्स में पूछ लिए जाते थे। तो समय बदलते भी देर नहीं लगता, हो सकता है कभी दोबारा से एक क्वेश्चन वन वर्ड का आ जाए, 2 नंबर, और वो इम्पोर्टेंट हो जाए। तो फर्स्ट जो पैराग्राफ है वहां से आपको बेसिकली 3 क्वेश्चंस आपके डील हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसको टेबल कौन करता है। So who tables this economic survey? तो it is tabled by the Finance Minister of India, Mrs. निर्मला सीतारमन। और ये कब इन्होंने किया? 31 जनवरी 2023, 31 जनवरी 2023 को किया गया। इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि मिनिस्ट्री फाइनेंस के अंदर एक डिपार्टमेंट है। और किसकी गाइडेंस में होता है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की गाइडेंस में होता है, जो कि अभी हैं वी अनंत नागेश्वरन। की हाइलाइट्स इकोनॉमिक सर्वे के क्या है भाई? तो पहली हम बात करेंगे जीडीपी के बारे में। तो सर्वे ने एस्टिमेट किया है कि जो रियल जीडीपी ग्रोथ है 2023-24 में वो रही है 6.5%। ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है वो कहीं ना कहीं 6 to 6.8% के बीच में लाई करेगी। और ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि भाई क्या इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं ग्लोबली। ठीक है, तो 2022-23 में जीडीपी जो है वो एस्टिमेटेड थी टू ग्रो एट 7% इन रियल, राइट, 7% इन रियल टर्म्स 2022-23 में, ये एस्टिमेशन थी। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में इन परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी के टर्म्स में, और फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन मार्केट एक्सचेंज रेट्स। ठीक है, तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी किस टर्म्स में है? अगर पूछा जाता है, कहीं क्वेश्चन आता है कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, आपको स्ट्रेट अवे थर्ड देख के इसको गलत नहीं कर देना, आपको पढ़ना है भाई आगे कि क्या दिया हुआ है। थर्ड लार्जेस्ट है पीपीपी के टर्म्स में, परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मत कीजिएगा। so इट इज परचेजिंग पावर पैरिटी। एंड फिफ्थ लार्जेस्ट है इन द मार्केट एक्सचेंज रेट्स। फाइन। दूसरी बात हम यहाँ पर करेंगे इन्फ्लेशन की। 2022-23 में जो रिटेल इन्फ्लेशन था वो एस्टिमेट किया गया था 6.8% पे, जो कि हायर था 2021-22 से। 2021-22 में 5.5% था, जो कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ा और कितना हुआ? 6.8% हुआ। रिटेल इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है 7.8% इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2022 बिफोर फॉलिंग टू 5.7% इन दिसंबर 22। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो रिटेल इन्फ्लेशन था वो किस मंथ में ज्यादा था? अप्रैल में ज्यादा था। दिसंबर में आते आते ही 5.7% रह गया। ओवरऑल अगर हम देखें तो 6.8 का एस्टिमेशन था। और सर्वे एक्सपेक्ट कर रहा है जो इन्फ्लेशन है 23-24 में वो रहेगा 2022-23 से कम रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज कम होने के चांसेस बताए जा रहे हैं देश में। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट कब बढ़ती है? इन्फ्लेशन रेट बढ़ती है जब इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज आ जाती हैं। जैसे कि टमाटर 200 रुपए किलो हो चुका था, तो ये क्या था? दिस दिस वाज सर्टेन काइंड ऑफ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज। ठीक है, बहुत सारी चीजें, तेल के दाम, ट्रांसपोर्टेशन, तेल बढ़ेगा ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो आपकी बेसिक चीजें जो आप डेली यूज में यूज करते हैं वो बढ़ेंगी। एंड देयर आर मेनी 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 फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। आपके देश के इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके से रन कर रहे हैं, ये सब की सब चीजें कहीं ना कहीं आपको
पॉलिटिकली अनस्टेबल बनाते हैं, राइट। तो ये इन्फ्लेशन की बात है। फिर बात करते हैं हम करंट अकाउंट बैलेंस की। इंडिया ने रिकॉर्ड किया करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ यूएस डॉलर 36.4 बिलियन, दैट इज 4.4% ऑफ जीडीपी इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 22-23 एज कंपेयर टू अ डेफिसिट ऑफ यूएस डॉलर 9.7 बिलियन इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 21-22। ठीक है, तो इंडिया ने रिकॉर्ड कितना किया करंट अकाउंट डेफिसिट 36.4 बिलियन का, दैट इज 4.4% ऑफ जीडीपी in the second quarter of 22-23. Between April-September 22, India recorded a current account deficit of 3.3% of GDP. तो अप्रैल सितंबर 22 से के बीच में जो इंडिया ने रिकॉर्ड किया था करंट अकाउंट डेफिसिट, वो था 3.3% ऑफ जीडीपी ड्यू टू एन इंक्रीज इन मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट and sharp rise in oil prices and foreign portfolio investment outflows due to rise in interest rates abroad put pressure on India's balance of payment in 2022। जैसे कि अभी हमने बात की थी कि ऑयल प्राइसेस अगर बढ़ जाते हैं तो वही चीज यहाँ हुई है, जैसे कि शार्प राइज देखने को मिला है ऑयल प्राइसेस में और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में, एफपीआईज में। इस वजह से यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट थे अब्रॉड में वो बढ़ गए थे। तो इसकी वजह से इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था उसके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो गया था एंड इट हैज बिकम मोर, राइट। नेक्स्ट इज फिस्कल डेफिसिट। करंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है इट इज मॉडरेटेड टू 6.7% ऑफ जीडीपी। फिस्कल डेफिसिट कितना, 6.7% ऑफ जीडीपी in 2021-22 and after increasing to 9.2% of GDP in 2021। तो 2020-21 में 9.2% ऑफ जीडीपी तक जा चुका था, जो कि अभी कितना हो गया है, थोड़ा सा मॉडरेट हो गया है, 6.7% हो गया है। Point revenue collection over the last 2 years have helped in bringing down the fiscal deficit। ठीक है, सर्वे ने एस्टिमेट किया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ट्रैक पर आ रही है टू मीट इट्स फिस्कल डेफिसिट टारगेट फॉर 22-23, दैट इज 6.4%। In 22-23, general government deficit is estimated to be 9.4%। जनरल गवर्नमेंट डेफिसिट जो है वो एस्टिमेट किया गया है 9.4% ऑफ जीडीपी, जो कि 2021-22 से थोड़ा सा कम है, 10.3% था 21-22 में, उससे कम है। डेट की बात करें तो जो टोटल लाइबिलिटीज हैं करंट गवर्नमेंट की, वो डिक्लाइन हो रही हैं फ्रॉम 59.2% ऑफ जीडीपी इन 2020-21 से 56.7% ऑफ जीडीपी। तो पहले जो 2020-21 में थी वो 59.2% था, जो कि घट के 56.7% पे आ रहा है। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज जो है जनरल गवर्नमेंट की, वो एस्टिमेट की गई हैं टू बी 86.5% इन 22-23। ठीक है, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज कितनी है, 86.5% एस्टिमेट की गई है। मोस्ट ऑफ इट इज हेल्ड बाय रेजिडेंट्स एंड इज डिनोमिनेटेड इन रुपीज। तो ज्यादातर जो है वो कौन इसको हेल्ड कर रहा है, रेजिडेंट्स के द्वारा हेल्ड की जा रही है और इसको रुपी में डिनोमिनेट कर रहे हैं, मतलब कि 95.1% ऑफ टोटल जो भी आपके डेट है वो रुपी में इसको डिनोमिनेट किया जा रहा है। एक्सटर्नल डेट जो है वो इंटायरली ऑफिशियल सोर्सेस के हाथों में है विच इंसुलेट्स इट फ्रॉम चेंजेस इन इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो जो ऑफिशियल जो वर्क होता है वो इंटायरली डिपेंडेंट है इस पे, एक्सटर्नल डेट जो है वो इंटायरली इस पे डिपेंडेंट हो जाता है। एंड 98% जो डेट है वो कॉन्ट्रैक्टेड है एट फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट्स इंसुलेटिंग फ्रॉम चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट। तो भाई अगर कोई भी इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ऐसा 98% जो डेट है वो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे चल रहा है। तो भाई कुछ भी चेंज हो, कुछ भी फ्लक्चुएशन हो, उससे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाइन, सो ये हुआ डेट के बारे में। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज की बात करें तो इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बड़ा है, हैज ग्रोन एट एन एवरेज एनुअल रेट ऑफ 4.6% ड्यूरिंग द लास्ट 6 years। तो वो कितना बड़ा है, एवरेज एनुअल रेट ऑफ 4.6%। ठीक है, 2021-22 में ये बढ़ा था बाय 3%, इट ग्रू बाय 3% विच वाज लोअर देन 2020-21। तो 2021-22 में ये 3% ग्रो किया था। India has also emerged as a net exporter of agricultural products। तो इंडिया जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का भी एक नेट एक्सपोर्टर के तौर पे इमर्ज हो गया है विद एक्सपोर्ट्स रीचिंग एन ऑल टाइम हाई ऑफ यूएस डॉलर 50.2 बिलियन। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट्स कितना पहुंच गए हैं, यूएस डॉलर 50.2
बिलियन पहुंच गया है 2021-22 में। एंड जो प्रोडक्शन है फूड ग्रेन्स का और ऑयल सीड्स का, वो भी बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। जैसे कि वीट प्रोडक्शन जो था वो इम्पैक्ट हुआ था 2022 में, क्योंकि वहाँ पे अर्ली हीट वेव आ गया था। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो जो फूड ग्रेन्स थे और जो ऑयल सीड्स थी वो इंक्रीज हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सर्वे ने ये ऑब्जर्व किया है कि एक कंसिस्टेंट इंक्रीज देखने को मिला है इंस्टीट्यूशनल एग्रीकल्चरल क्रेडिट में। ठीक है, जैसे कि 2021-22 में 21-22 में जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट था वो 13% ज़्यादा था देन द टारगेट ऑफ 16.5 लाख करोड़। ठीक, तो टारगेट कितना रखा था 16.5 लाख करोड़ का, उससे 13% ज़्यादा था। एंड द टारगेट फॉर एग्रीकल्चरल क्रेडिट फॉर 22-23 ये 18.5 लाख करोड़ रहा है। तो ये हुई एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ की बात कि जो क्रेडिट साइड था वो बढ़ता हुआ दिखा है। अब अगर हम बात करें इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री अकाउंट्स फॉर 31% ऑफ इंडियाज जीडीपी। भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आपको मेंस में लिखने के भी कोट करने के लिए काम आ सकती है टाइम टू टाइम। तो भाई इंडस्ट्री जो है वो कितना अकाउंट करती है जीडीपी का, 31%। और इसमें कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है इंडस्ट्री, तो 12.1 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है। 2022-23 की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो एस्टिमेटेड था कि वो बढ़ेगा 6.7% से। ठीक है, और इंडिया की रैंक है थर्ड वर्ल्ड वाइड इन द प्रोडक्शन ऑफ फार्मा प्रोडक्ट्स बाय वॉल्यूम एंड 14th बाय वैल्यू। अगर हम सिर्फ और सिर्फ फार्मा की बात करें तो अगर हम वॉल्यूम के प्रोडक्शन बात करें, ठीक है, बाय वॉल्यूम मतलब कितनी दवाइयाँ बन रही हैं, नंबर ऑफ मेडिसिन, क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन, तो उसमें तो हम थर्ड हैं। लेकिन वैल्यू की बात करें कि क्या वैल्यू है, तो वैल्यू की पोजीशन में हम 14th हैं। और ये जो सेक्टर है ये लार्जेस्ट प्रोवाइडर है जेनरिक मेडिसिन का ग्लोबली। इंडिया का जो फार्मा सेक्टर है वो ग्लोबली जेनरिक मेडिसिन को प्रोवाइड करने वाला लार्जेस्ट प्रोवाइडर है ये, ऑक्यूपाइंग 20% शेयर इन ग्लोबल सप्लाई। तो जो ग्लोबल सप्लाई होता है जेनरिक का उसमें 20% शेयर इन्हीं का है। एंड and is also the leading vaccine manufacturer globally with a market share of 60%. ओके, तो ये एक लीडिंग वैक्सीन मैन्युफैक्चरर भी है ग्लोबली, जिसका मार्केट शेयर कितना है, 60% है। ठीक है, तो ये हुई फार्मा की बात। फिर है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर की बात करें तो सर्विस सेक्टर रिकवर हुआ है स्विफ्टली 2021-22 में आफ्टर बियरिंग द मैक्सिमम बर्डन ऑफ पैंडेमिक। तो भाई सबसे ज्यादा जो मार पड़ी थी पैंडेमिक की वो सर्विस सेक्टर पे पड़ी थी, इंडस्ट्री पे भी पड़ी थी ऑब्वियसली, लेकिन लोगों की नौकरियां भी साथ में गई। तो बहुत ज्यादा बर्डन सम हो गया था। और 2021-22 में सर्विस सेक्टर जो है वो बढ़ा है 8.4% एज कम्पेयर टू अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 7.8% इन 2021। तो भाई 2020-21 में 7.8 का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था, कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, जो कि बढ़ गया है 8.4%। और 2022-23 की बात करें अगर हम, तो सर्विस सेक्टर कंटिन्यू रहा है टू बी ग्रो, एस्टिमेटेड टू ग्रो एट 9.1%। तो ये सर्विस सेक्टर की बात हुई। अब है एफडीआई। एफडीआई वो भी किस में, सर्विस सेक्टर में। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के हिसाब से 2022 की ऑफ अंकटाड, इट अंकटाड प्लेसेस इंडिया एज 7th लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ एफडीआई। तो भाई जो अंकटाड है, यूएनसीटीएडी है, उन्होंने भारत को 7वीं पोजीशन पे रखा है, 7th लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ एफडीआई इन द टॉप 20 कंट्रीज। Financial year 2022, India received the highest ever FDI inflows of US dollar 84.8 billion, including US dollar 7.1 billion FDI equity inflows in service sector. ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर की बात करें तो इंडिया हैज अचीव्ड एन ऑल टाइम हाई एनुअल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट of US dollar 422 billion in financial year 2022। तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कितना था, देवर यूएस डॉलर 332.8 बिलियन ओवर द अप्रैल दिसंबर 2022। और अभी ये कितना हुआ है, अभी 422 बिलियन हम देख रहे हैं कि इस इतना इंडिया ने अचीव कर लिया है एनुअल मर्चेंडाइज। तो नॉन पेट्रोलियम और नॉन जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट जो था दिसंबर से लेके, सॉरी, अप्रैल से लेके दिसंबर 22 तक,
वो 235 बिलियन यूएस डॉलर था एज कंपेयर टू 230 बिलियन यूएस डॉलर इन अप्रैल दिसंबर 2021। तो सेम टर्म को अगर हम लास्ट ईयर देखें तो 230 बिलियन के आसपास जो मर्चेंडाइज था टोटल, और 2022 में ये रहा है 233.5 बिलियन, तो बढ़ा है ये। पेट्रोलियम ऑयल एंड lubricants POL exports constituted about 21.1% and non POL, that is petroleum oil and lubricants एक्सपोर्ट जो था वो 78.9% रहा है ऑफ टोटल एक्सपोर्ट ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 23। तो ये कब तक की बात है? ये बात है अंटिल दिसंबर 22 तक की। ठीक है, तो ये तो हुई कुछ एक्सटर्नल सेक्टर्स की बात करिए। पेट्रोलियम बेस्ड चीजें हैं तो कितना है, नॉन पेट्रोलियम बेस्ड चीजें हैं तो कितना है। हालांकि इतना डीप क्वेश्चंस बिल्कुल ही नहीं आते हैं, हम मोटा मोटी आपका हिसाब ले लेंगे कि भाई बढ़ा है कि घटा है, कितना बढ़ा है तो कितना घटा है। ठीक है, बेसिक डेटाज। बट हाँ, ये डेटा आपको काम आ सकते हैं व्हेन यू आर राइटिंग एनी आंसर और यू आर राइटिंग एन एसे और यू आर गिविंग एन इंटरव्यू, तो ये डेटाज आपको काम आ सकते हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज कैपिटल अकाउंट बैलेंस। कैपिटल अकाउंट बैलेंस में क्या है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट दोनों ही आते हैं, ये कैपिटल अकाउंट का लार्जेस्ट कंपोनेंट है। अप्रैल से सितंबर 2022 तक ग्रॉस एफडीआई इनफ्लोज जो थे वो रहे हैं यूएस डॉलर 39.3 बिलियन एज कंपेयर टू यूएस डॉलर 42.5 बिलियन। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर अट्रैक्टेड द हाईएस्ट शेयर ऑफ एफडीआई इन इक्विटी इनफ्लो। तो भाई सबसे ज्यादा जो एफडीआई इक्विटी इनफ्लो आया है वो किस क्षेत्र में आया है? वो आया है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, इस क्षेत्र में आया है। इसको, ये फर्स्ट नंबर पे आता है। इसको फॉलो किया गया है सर्विसेज के साथ। सेकंड जो आई है वो सर्विसेज में आई है एफडीआई, एंड थर्ड जो आया है वो ट्रेडिंग में आया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि भाई सबसे ज्यादा एफडीआई इक्विटी इनफ्लो आया है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सर्विसेज में, हार्डवेयर क्षेत्र में, दूसरा सर्विसेज में है और तीसरा ट्रेडिंग में है। इन टर्म्स ऑफ एफडीआई इनफ्लो, सिंगापुर वाज द टॉप इन्वेस्टिंग कंट्री। तो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट जो किया है वो किसने किया है? वो किया है सिंगापुर ने, 37% शेयर रहा है इनका, फॉलोड बाय मॉरिशियस। तो सिंगापुर, देन मॉरिशियस, एंड उसके बाद यूएई, एंड उसके बाद यूएसए। सो दिस इज द फ्लो कि भाई सबसे ज्यादा जो आपके यहाँ एफडीआई भेजा है वो किसने? सिंगापुर ने, उसके बाद मॉरिशियस, उसके बाद यूएई एंड उसके बाद यूएसए ने। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें तो एज ऑफ दिसंबर 2022 फॉरेन रिजर्व जो था वो रहा है यूएस डॉलर 563 बिलियन, जो कि 9.3 मंथ ऑफ इंपोर्ट्स को कवर कर रहा है। ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। कहने का मतलब कवर कर रहा है का मतलब ये है कि 9.3 मंथ तक जितना इंपोर्ट होता है उतना हमारे अभी फॉरेन रिजर्व में है। मतलब उतना अगर नहीं भी आता है वर्स से वर्स कंडीशन में तो इतना काम, इतने महीनों का काम चल जाएगा देश में। ठीक है, एज ऑफ एंड नवंबर 2022 इंडिया सिक्स लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर था वर्ल्ड का। नवंबर 2022 के एंड में देखा जाए तो इंडिया की जो रैंक थी पूरे दुनिया में वो सिक्स्थ लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया के पास पाया गया था, या फिर है। पाया गया तो बोलना थोड़ा नेगेटिव वर्ड हो जाता है, जैसे चुराया हो, नहीं, इंडिया का अर्नड है ये। और 2022 के एंड में इंडिया सिक्स लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर रहा है। रेमिटेंसेस जो है वो सेकंड लार्जेस्ट मेजर सोर्स है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के। ठीक है, तो पहला तो हमने देखा कि भाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के फॉर्म में ये रहा। दूसरा हम देख रहे हैं कि ये सेकंड लार्जेस्ट मेजर सोर्स है आपका एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का आफ्टर द सर्विस एक्सपोर्ट। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इन 2022-23 ये टारगेटेड है 7.5 लाख करोड़ पे, दैट इज 35.4% हायर देन 21-22। एंड टू सस्टेन द इन्वेस्टमेंट ड्राइव, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, इन्होंने एक फॉरवर्ड लुकिंग रोड मैप प्रोवाइड किया है ऑफ इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट्स ऑफ अराउंड 101, सॉरी
वन क्या पढ़ते हैं इसको, 111, सॉरी, 111 लाख करोड़ बिटवीन 2019 30 20 एंड 2024 25। आई एम सो सॉरी, आज बहुत स्लिप ऑफ टंग हो रही है, इतना डेटा हो गया है कि ये 2019 2024 ये सब स्लिप हुआ जा रहा है। लेट मी रीड इट अगेन। तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर रहा है वो टारगेट किया गया है 7.5 लाख करोड़ का, जो कि 2021-22 से 35.4% ज्यादा है। ठीक है, तो पहली चीज ये कि ये ज्यादा है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट ड्राइव को सस्टेन करने के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ने बोला है कि एक फॉरवर्ड लुकिंग मैप हम आपको दे रहे हैं इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट्स का, जो कि कितने के रहेंगे, अप्रोक्सीमेटली 111 लाख करोड़ के, 111 लाख करोड़ के 2019-20 से लेकर 2024-25 तक। नेक्स्ट है, करंटली जो एनआईपी है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, उसमें 8964 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो मोर देन 108 लाख करोड़ है, अंडर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है मोर देन हाफ ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है, हाँ, आधे से ज्यादा प्रोजेक्ट ट्रांसपोर्ट सेक्टर के हाथ में है या वो कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है 8964 प्रोजेक्ट्स में से। तो ये तो ही इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। अब बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट की। तो लेबर मार्केट जो है उसमें देखा गया है हैव रिकवर्ड बियॉन्ड प्री कोविड लेवल्स इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज। तो लेबर मार्केट थोड़ा सा रिकवर हुआ है, साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम हो गई है भाई। ठीक है, तो कहाँ से कम हुई है देखना पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज हुई है फ्रॉम 5.8% था 2018-19 में, और 2020-21 में आते आते अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 4.2 हो गई है, मतलब कि कम हो गई है, मतलब कि नौकरियां मिल गई हैं। तो भाई हाथ खड़े कीजिए जिस जिसको नौकरियां मिल गई हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट तभी कम होगी। तीसरा है, देयर वाज आल्सो एन इंक्रीज इन द रूरल फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो रूरल फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में भी इंक्रीज देखने को मिला है। 2018-19 में 19.7% फीमेल लेबर फोर्स ज्वाइन करती थी, अब ये ज्वाइन करने लगी हैं 2020-21 में 27.7 अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो अर्बन एरियाज में है वो डिक्रीज हुआ है। तो देखो, ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी हमने देखा था कि 5.8% हो गया, से डिक्रीज होकर 4.2 हो गया था। अब हम देख रहे हैं अर्बन एरियाज में, तो ये डिक्रीज हुआ है 8.3% था जुलाई सितंबर 2019 में, जो कि 2022 में सेम टाइम पे 7.2% रह गया था। एंड नंबर ऑफ पर्सन जो काम डिमांड कर रहे हैं अंडर द मनरेगा, they were seen at levels similar to the pre-pandemic period during जुलाई नवंबर 2022। ठीक है, तो नंबर ऑफ पर्सन जो काम डिमांड कर रहे हैं अंडर मनरेगा, दे वर सीन एट लेवल सिमिलर टू द प्री पैंडेमिक। तो भाई वो प्री पैंडेमिक जितना थे उतना ही इधर डिमांड करते हुए देखे। नंबर ऑफ वर्क डन अंडर मनरेगा ये इंक्रीज हो रहा है ओवर द ईयर्स। 85 lakh completed works in 21-22 and 70.6 lakh completed works in 22-23 as on 9th जनवरी 2023। तो लास्ट डेटा जो इन्होंने दिया है वो 9 जनवरी का लिए। तो इतना काम मनरेगा के अंदर कंप्लीट हो चुका है, इतने प्रोजेक्ट्स जो है मनरेगा के अंदर कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट सेक्टर इज इंश्योरेंस एंड पेंशन। इंश्योरेंस एंड पेंशन की सेक्टर की बात करें तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन या इंश्योरेंस प्रीमियम टू जीडीपी रेशियो इन इंडिया ये इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 2.7% in 2000 to 4.2% in 2021। ठीक है, सर्वे ने ये नोट किया है कि जो लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है इंडिया में वो था 3.2% इन 2021, लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। एंड an increase in FDI limit for insurance companies and डिजिटाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस मार्केट इज लाइकली टू फैसिलिटेट द ग्रोथ। भाई जो एफडीआई की लिमिट है उसको इंक्रीज किया गया है, साथ ही साथ डिजिटाइज किया गया मार्केट में, तो बोल रहे हैं कि इसकी वजह से इसकी ग्रोथ फैसिलिटेट हो सकती है। साथ ही साथ इंडिया का जो पेंशन सेक्टर है अगर हम उसकी बात करें तो ये एक्सपेंड हुआ है नेशनल पेंशन स्कीम आने के बाद, और एपीआई अटल पेंशन योजना आने के बाद, एपीवाई सॉरी, अटल पेंशन योजना आने के बाद। तो ये बोल रहे हैं कि भाई पेंशन सेक्टर जो है एक्सटेंड किया है, लेकिन एनपीएस और एपीवाई के बाद ज्यादा एक्सटेंड किया है।
Coverage of population under NPS and APY as a share of total population increased from 1.2% in 2016-17 to 3.7% in 2021-22. Survey noted that there is a significant scope for growth in India's pension sector as per capita income is expected to rise in the future. ठीक है, तो सर्वे ने ये भाई नोट डाउन किया है या सर्वे ने ये देखा है कि एक सिग्निफिकेंट स्कोप देखने को मिला है फॉर ग्रोथ इन इंडियाज पेंशन सेक्टर एज पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़ने वाली है फ्यूचर में, इज एक्सपेक्टेड टू राइज इन फ्यूचर। तो पेंशन का जो ये मार्केट है ये भी ग्रो करेगा। ठीक है, तो दिस इज all about the some important points of economic survey. So I am winding up my video here with all of you. यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट्स इकोनॉमिक सर्वे के दिए थे, जहाँ से क्वेश्चन आने की उम्मीद थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। और फिर भी एग्ज़ाम से पहले, कोई भी एग्ज़ाम आप 2023 में दे रहे हैं तो एग्ज़ाम से पहले एक बार थोड़ा सा उसका डिटेल वर्जन फटाफट से रिवाइज करके जाइएगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस एंड टेक्नोलॉजी अफेयर्स के साथ। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर नाउ and see you again in the next video. Take